गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिटिश शासनकाल था उस समय जो भारतीयों के ऊपर जुल्म हुआ करते थे, जो बर्बरता दिखाई जाती थी भारतीय कैदियों पर, उस पीड़ा को कवि ने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसमें एक कैदी एक कोयल से बातें कर रहा है और कोयल जो है वह आधी रात में बोल रही है, कू कू कर रही है। तो उसको अलग अलग दृष्टिकोण से कवि ने यहाँ दिखाया है कि उसमें क्या क्या संभावनाएं व्यक्त कर रहा है कैदी, कि वो क्या सोच करके आधी रात को बोल रही है। सामान्यतया तो चिड़िया रात को सोती हैं, लेकिन यहाँ वह रात को बोल रही है। तो कवि कह रहे हैं कि क्या तुमको कोई जंगल में आग दिख गया है, या कोई तुम्हारी ये जो मधुर संपत्ति है, जो तुम्हारा वैभव है, इसको कोई लूट रहा है, या तुम मेरे दुख से दुखी होकर के चीख रही हो, या जो मेरे और तुम्हारे बीच विषमता है कि तुम्हारे पास हरियाली डाली है, तुम्हारे लिए पूरा आसमान है, मेरे पास बस ये 10 फुट का काल कोठरी 10 फुट की है, मुझे इसी में रहना है। तो ये विषमता देखकर कहीं तुम रणभेरी तो नहीं बजा रही हो, कहीं तुम युद्ध का शंखनाद तो नहीं कर रही हो। तो अगर ऐसा कर रही हो तो बताओ मैं इसमें क्या योगदान दूँ। मैं गांधी जी के व्रत, जो स्वतंत्रता का उन्होंने व्रत लिया है, उसके संबंध में मैं क्या करूं, या उसमें कैसा सहयोग करूं, अपने प्राण देकर मैं लोगों को प्रेरित करूं कि क्या करूं। ये सब बातें कैदी कोयल से कर रहा है। तो कविता हमने कल पढ़ा, आज हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हम लोग इसको और कैसे समझ सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। उस पर फिर से एक बार बात होती रहेगी। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अब हमने जो इसको पढ़ा तो पूरी कविता में प्रतिक्रियाएं ही हैं, लेकिन उसको हम अपने शब्दों में एक सारांश बना करके लिखेंगे। इसमें मैं एक बार आपको उसका कुछ उदाहरण देता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। जब कोयल की कूक कवि सुनता है तो वो क्या कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मरने भी जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो पहली जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि तुम क्या गा रही हो। क्या गा रही हो का मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो गाकर। क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो जो तुम मुझे देना चाहती हो या किसी और को देना चाहती हो, या फिर इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो मुझे रखा गया है, चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं, इसमें चोर डाकू बटमार मतलब पॉकेट मार, इन सभी अपराधियों के बीच मुझे डाल दिया गया है। यहाँ पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है जीने के लिए जो जरूरी है, और ना ही भूखा रखा जाता है ताकि मैं मर जाऊं। तो ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं। तो ये कैसी स्थिति है, ये कैसा शासन है। ये लगता है जैसे शासन नहीं हो, इस पर अंधकार का प्रभाव है, यानी यह सिर्फ बुराइयों के प्रभाव वाला शासन है, जो हमारे ऊपर सिर्फ बर्बरता कर रहा है, सिर्फ अत्याचार कर रहा है। अब जबकि चंद्रमा भी, हिमकर चंद्रमा को कहते हैं, जबकि चंद्रमा भी अब आसमान से जा चुका है मुझे निराश करे, जो उसकी रोशनी मिल रही थी इस काली अंधेरी रात में, तो वो हम लोगों को निराश कर वह भी जा चुका है। तब तुम क्यों हे सखी अभी तक जगी हुई हो। आली का मतलब सखी होता है। तो इस घोर रात्रि में हे सखी तुम क्यों जगी हुई हो। तो ये पहली प्रतिक्रिया है कवि की। फिर आप जो आगे आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप इसको अपने शब्दों में आप करके लिख सकते हैं।
एक मैंने आपको रास्ता दिखाया कि किस तरह से प्रतिक्रिया कवि ने दिया। कवि ने कोकिला के बोलने के पीछे किन कारणों की संभावना व्यक्त की है। अब आगे कारण पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कारण कवि ने संभावित सोचा कि ये संभावनाएं हो सकती है, इस कारण से ये रात में बोल रही है। तो उसमें पहले तो उन्होंने संभावना व्यक्त की कि क्या किसी का संदेशा तुम लाई हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी। हुक तड़प को कहते हैं, जो आप किसी चीज़ से दुखी होते हैं, कुछ चीज़ आपका छूटता रहता है, तब जो आपके दिल में एक तड़प उठती है। जैसे थोड़ा और पहले, अभी तो आप बड़े हो गए, लेकिन आप याद करिएगा बचपन में जब मम्मी बाजार जाती थी तो आपको कहा जाता था कि डॉक्टर के यहाँ जा रही है सुई लेने, तो आप रोने लगते थे। एक छटपटाहट होती थी आपको कि मुझे नहीं ले जा रही, आप चिल्लाने लगते थे। या अभी भी आप दूसरे बच्चों को देखते होंगे, वो हुक है जो उसकी माँ जा रही है, उसको बच्चा है, उसको इतना समझ में नहीं आता है बच्चे को कि ये जा रही है, अभी आ जाएगी वापस शाम तक। उसको लगता है माँ जा रही है, तो वो जो कलेजे में एक तड़प उठती है, मन में एक तड़प उठती है, उसी को हुक कहते हैं। तो क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। वो कोयल के कूकने को कह रहे हैं कि क्यों तुम्हारी जो ये कूक है, इसमें लग रहा है जैसे ये वेदना के बोझ से दबी है, इसमें कोई दर्द है, इसमें पीड़ा का बोझ इस पर लदा हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम्हारे दिल की हुक इस आवाज के रूप में बाहर आ रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्या तुम्हारा जो यह मृदुल वैभव है, मीठी आवाज़ जो तुम्हारी है, यही तो कोयल की संपत्ति क्या है, कोयल का वैभव क्या है, उसकी संपन्नता किसमें है, उसकी आवाज़ में, उसकी मीठी आवाज़ में। तो ये क्या किसी ने लूट लिया है या लूटने की कोशिश कर रहा है, जो तुम उसकी रखवाली करने के लिए रात में पहरा दे रही हो आवाज़ देकर। ये संभावना उन्होंने व्यक्त की। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली मतलब पगली। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, आधी रात के समय चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। या फिर किसी जंगल के आग की लपटें तुमको दिख गई हैं। तो ये बातें हैं। फिर आगे भी कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम मेरे हाथों में जो जंजीरें, मेरे शरीर पर जो बेड़ियां बंधी हुई हैं लोहे की, उसको नहीं देख सकती हो, नहीं देख पा रही हो, देख के तुमको कष्ट हो रहा है। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने संभावना व्यक्त की कि वो इनकी हथकड़ियों को देखकर कष्ट में है, इसलिए भी बोल सकती है। फिर वो उसी में बोल रहे हैं कि हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर बच्चों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो बताते हैं, अपने कष्टों को भी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि हथकड़ियाँ जो है उसको तो हम ब्रिटिश राज का गहना समझ के पहनते हैं, और जो कोल्हू मैंने कल आपको बताया था कि कोल्हू अब तो मशीन से तेल पेरा जाता है। पहले लकड़ी का एक मैकेनिज्म होता था, एक मशीन होता था जिसमें लकड़ी और लोहे का प्रयोग होता था। उसको बैल घुमाते थे और बीच में वो तेल को पीसता है, सरसों या जो भी तिलहन होता था उसको पीस के तेल निकालता था। तो जेल में ये काम कैदियों से कराया जाता था, अंग्रेजों के समय में खास करके उनको लगा दिया जाता था बैल की जगह कि तुम तेल पेरो। दूसरा, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो उसके लिए जो कोल्हू चलाने के लिए या ये रहट की बात मैंने की थी, एक सेकेंड, दूसरा मैंने रहट की बात की थी जो पानी निकालने के लिए प्रयोग होता था। पहले कुओं में एक चक्री लगा करके उसमें अलग अलग डब्बे जैसी चीज़ें लगी होती थी, उसको बैल घुमाते थे और वो कुएं में ऐसे डूबता पानी लेके बाहर आता, फिर एक नाले में उड़ेलता जाता, इसी से पूरी सिंचाई होती थी। तो दोनों में वो जुआ बोलते हैं, जो हल
जो उतने समय आपने शायद देखा हो, अब तो ट्रैक्टर ही ज़्यादा दिखते हैं, तो जो बैलों के ऊपर रखा जाता है उसको जुआ बोलते हैं। तो उसी तरह का एक लकड़ी का डंडा लगाया रहता है कोल्हू में भी और रहट में भी, जिसमें बैलों को बांध दिया जाता है। तो यहाँ जेल में बैलों की जगह कैदियों का इस्तेमाल होता था। तो उसको पेट पर ऐसे लेके इस तरह से वो चलते थे ताकत लगा के, तो जिससे वो घूमता था। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हथकड़ी आंखों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश राज का, ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ये लोग उसमें भी गौरवान्वित हो रहे हैं करते हुए कि हम लोग इससे कोई निराश नहीं हो रहे हैं। हम ये सोच के वो घुमाते हैं कि इससे ब्रिटिश लोगों का जो घमंड है, उनके घमंड का जो कुआं है वो खाली हो रहा है, हम खाली कर रहे हैं जुआ घुमा करके। लेकिन अब जो संभावना की बात हम लोग कर रहे थे, वो संभावना कवि क्या व्यक्त कर रहे हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब तुम दिन में अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहती हो कि दिन में सबके सामने क्यों ये रुलाने वाली करुणा का भाव बाहर आए, इसलिए तुम चुपचाप रात में यह गजब ढा रही हो, या करुणामयी आवाज तुम रात में निकाल रही हो। तो ये भी एक संभावना व्यक्त की। फिर कहते हैं, चलिए अगला प्रश्न भी पहले देख लेते हैं। बाकी भी चीज़ें उन्होंने कही कि मेरी काल कोठरी को देखकर या विषमता को देखकर, ये सारी संभावनाएं उन्होंने व्यक्त की है। कल मैंने इसको विस्तार से समझाया भी था। अभी अगला प्रश्न भी साथ में देखते हैं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरा हमेशा से बुराइयों का प्रतीक होता है, खराब चीज माना जाता है। अंधेरा को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो तम का प्रभाव का अर्थ यहाँ है कि ऐसा शासन जिस पर अंधेरे का प्रभाव हो, जिसमें कालिमा ही कालिमा हो, जिसकी करनी बहुत बुरी हो, जो शासन के कर्तव्य को नहीं निभा रहा हो, इसलिए उसको अंधेरे के प्रभाव वाला शासन कह रहे हैं कवि। तो यहाँ प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। तो अंग्रेजी शासक या ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों की गई है, क्योंकि ये लोग राजनीतिक कैदी थे, ये कोई अपराधी नहीं थे, इन्होंने कहीं कोई चोरी डकैती नहीं की थी। ये गांधी जी के आंदोलन में उनके साथ लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो इनको अंग्रेजों ने उसी तरह रखा जेल में जैसे वो अपराधियों को रखते थे, और उन्हीं के साथ रखा, और इनके साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। इनसे कोल्हू खिंचवा रहे थे, इनसे पत्थर तोड़वा रहे थे, इनसे रहट चलवा रहे थे, इनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, इनको काल कोठरी में रखा जाता था, बेड़ियां डाल के रखा जाता। बेड़ियां डाला जाता है, जो बहुत खूंखार किस्म के अपराधी होते हैं उनको डाला जाता है, नियम ये है। लेकिन ये जो राजनीतिक कैदी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको भी अंग्रेज उसी तरह से रख रहे थे। तो ये तो नियमों की अवहेलना थी। ये जो आदर्श एक आचार संहिता होती है किसी भी कानून, किसी भी संविधान में, उसकी अवहेलना थी। तो इसलिए कहा गया कि ये जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा लोग कहते हैं उदाहरण के तौर पर, तो उसी तरह से यहाँ कहा गया कि ये तो अंधेरे का प्रभाव है इस शासन पर, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कोई खूंखार अपराधी, जबकि ये लोग राजनीतिक कैदी थे। तो इनको एक सम्मान से साफ सुथरी जगह पर रखा जाना चाहिए था, ताकि ये बाहर कोई आंदोलन न खड़ा कर सके। इनको कैद करने का सिर्फ यही उद्देश्य था, लेकिन इनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता था, खूंखार अपराधियों जैसा। तो इसलिए तम का प्रभाव कहा गया उस शासन पर। आगे है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। अभी जो मैंने बातें की वही यंत्रणाएं थी कि इनको सामान्य अपराधियों की तरह, सामान्य नहीं बल्कि खूंखार अपराधियों की तरह रखा जाता था। खाना नहीं दिया जाता था, काल कोठरी में रखा जाता था। पहरेदार जो घूमते थे पहरा देने के लिए, वो इनको गालियां देते थे। इसमें बात कही गई है कि हुंकृति की गाली, ऊपर से गाली भी, जो वो हुंकार मारते हुए चलते हैं, डंडा पटकते हुए, बीच बीच में हमें गालियां भी दे जाते हैं। तो ये सब इनको बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था।
बेड़ी पूरे शरीर पर अगर लोहे का जंजीर लगा दिया जाए तो वैसे ही बहुत बड़ा कष्ट है वो। उसके बाद उसी स्थिति में इनसे कोल्हू खिंचवाया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, ये तो बताया ही मैंने। तो इस तरह की यंत्रणाएं इनको दी जाती थी उस समय, इस कविता में जो बातें कही गई है उसके आधार पर। बैलों के स्थान पर इनको जोता जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, ये सब भी चर्चा है ही इसमें। आगे देखते हैं, भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो, इसका भाव, यहाँ भाव क्या है? तो यहाँ भाव है कि संसार जो है वो अनेक तरह के संपन्नताओं से युक्त है। लोगों के पास अपना वैभव होता है, अपनी संपत्ति होती है, कई तरह के कष्ट भी हैं संसार में। उस बीच में, इस कठिन संसार के बीच में जो कोयल है, उसके लिए उसका वैभव क्या है? उसका वैभव उसकी मीठी बोली है, जिसको सुनकर सब लोग प्रसन्न होते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो कोयल की बोली सुनकर दुखी होगा, तो उसके लिए तो वही वैभव है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस बोली से संसार का कष्ट दूर होता है, संसार को सुख प्राप्त होता है, वह मृदुल वैभव, वह मीठी बोली, क्या कहीं लूटने का खतरा है? क्या किसी के द्वारा लूटे जाने का खतरा है? जो तुम उसकी रखवाली करते हुए रात को भी पहरा देने के लिए आवाज़ लगा रही हो। जैसे पहरेदार रात को घूम घूम कर जागते रहो चिल्लाते हैं, तो वैसे ही क्या तुम उस वैभव की रखवाली के लिए रात को आवाजें लगा रही हो? ये यहाँ भाव। दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ कवि जेल की जो यातना है, जो यातनापूर्ण जिंदगी है, उसकी व्यथा को रख रहे हैं, लेकिन एक गरिमामय ढंग से रख रहे हैं, एक गर्व के साथ रख रहे हैं कि मैं बैलों की जगह पेट पर जुआ लगा करके भार खींचता हूँ, लेकिन उसको हम लोग ऐसे लेते हैं कि मैं ब्रिटिश शासन का घमंड तोड़ रहा हूँ। वो चाहे जितनी भी यंत्रणाएं दे दें हमें, जितनी भी यातनाएं दे दें, जितना कष्ट दे दें, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे और अंत में उनका घमंड एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे कुएं का पानी अगर लगातार निकाला जाए तो वो खत्म हो सकता है, खत्म हो जाता है, तो उसी तरह से ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है, हम इस जुए के माध्यम से उसको खींच रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारा मनोबल कभी नहीं टूटेगा। ये इसका भाव है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसमें कई सारे अंदेशों का वर्णन किया गया है, उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक अंदेशा ये भी है कि क्या वो पागल हो गई है, जो अर्धरात्रि को जब सभी पक्षी सो रहे हैं उस समय वो चीख रही है। एक अंदेशा है कि क्या उसने कहीं जंगल की आग देख ली है जिसके लिए वो चीख रही है। एक अंदेशा है कि कहीं क्या उसे अपनी जो उसकी संपत्ति है, उसका जो वैभव है, उसकी जो खूबी है, उसके लुटने का खतरा है, जो वो आवाज़ लगाकर रखवाली कर रही है। या क्या वह कवि के कष्ट को देखकर दुखी है और उसके लिए वो रो रही है, या अपने और कवि के बीच में जो विषमता देख रही है, इनके कैद को और अपनी उन्मुक्तता को देखकर वो एक युद्ध का शंखनाद कर रही है अपनी आवाज़ के माध्यम से कि चलो इसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ऐसे कई अंदेशे यहाँ कवि ने व्यक्त किए हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसमें एक जो 5वां काव्यांश है उसमें इसकी चर्चा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नंबर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा मैं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। यहाँ पर कवि में एक दोस्ताना ईर्ष्या, आप इसको कह सकते हैं कि एक ईर्ष्या व्यक्त कर रहा है कवि कि तुझे तो हरियाली डाली मिली है रहने के लिए, और मेरे नसीब में क्या है? ये काली कोठरी है जो 10 फुट का है। तेरा नंबर में संचार, मतलब तुम्हारा तो संचार पूरे आसमान में है, तुम चाहे जहाँ उड़ सकती हो, लेकिन मेरा संसार इसी 10 फुट की कोठरी में है। मेरा 10 फुट का संसार मतलब 10 बाई 10 की एक कोठरी में उनको रखा गया था।
तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गाती हो, तुम जब बोलती हो तो लोग वाह वाह करते हैं कि आह कोयल बोल रही है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर रोता भी हूँ, गाना तो छोड़ दो, गाऊंगा तो कूटेंगे ये लोग। अगर मैं रोता भी हूँ तो उस पर भी मुझे गालियाँ ही पड़ती है। मेरे लिए रोना भी गुनाह है, यहाँ मैं रो भी नहीं सकता। तो इन सब इस विषमता को लेकर कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही कि वो कितनी सुखी है और मैं कितना दुखी हूँ, मेरी किस्मत कितनी खराब है। इसकी चर्चा यहाँ की गई है। आज इतना ही रखते हैं। 7 प्रश्न हो गया, बाकी के जो हैं 13 हैं टोटल। कल इसको ख़त्म करेंगे हम लोग कि एक ही दिन में पूरा करने से फिर समझ में भी नहीं आना है। आप लोग इसको पढ़िएगा और जैसे मैंने समझाया है उस हिसाब से कविता को पढ़ते हुए प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने बोला है उसको अक्षरशः नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैंने सिर्फ समझने के लिए बोला है, इसीलिए मैं उस रिदम में नहीं बोलता हूँ या उस सीक्वेंस में नहीं बोलता हूँ कि आप उसको लाइन बाय लाइन लिखें। ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। कभी भी अपने शब्दों में लिखे गए जो उत्तर होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उन्हीं को सबसे अच्छा माना जाता है। कोई अगर किताब पूरा रट के लिख दे तो हम लोग ये समझेंगे, या कोई भी जो परीक्षा लेने वाले हैं वो समझेंगे कि आपने चोरी करके लिख दिया कहीं से। लेकिन आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। इससे आपके जो आंतरिक गुण हैं, अभिव्यक्ति के जो गुण हैं, आपका जो टैलेंट है वो विकसित होता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों में लिखिए और इसके लिए आप पाठ को बार बार पढ़िए। हर प्रश्न के लिए आप पाठ को पढ़िए, आपकी समझ में उत्तर अपने आप आएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।